नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स देखिए। महज 1 मिनट में खबर की ABCD समझ जाएंगे आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश का क्या सियासी तोहफा है और हेट स्पीच और लव जिहाद पर आज सुप्रीम कोर्ट लेगा अहम फैसले। देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर टॉप वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज में। तो न्यूज रील्स में सबसे पहले बात है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज श्रीनगर में खत्म हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए 23 पार्टियों को राहुल की समापन यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन कांग्रेस की विपक्षी एकजुटता की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। हर बार की तरह टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से किनारा कर दिया। इसके अलावा एसपी, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी और सीपीएम ने अलग अलग बहाने देकर दूरी बना ली है। इधर डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीएसपी समेत 8 पार्टियां राहुल की समापन यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो इससे पहले राहुल गांधी ने जब कल श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो बीजेपी ने राहुल पर बड़ा तंज कस दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल ने लाल चौक पर झंडा फहराकर साबित कर दिया है कि वे भी बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के नहीं होने पर सवाल भी खड़े कर दिए गए। राहुल गांधी ने कल बीजेपी को बड़ी चुनौती भी दी। राहुल ने कहा कि अगर कश्मीर में हालात वाकई में अच्छे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक पैदल यात्रा क्यों नहीं करते। राहुल ने विपक्षी एकजुटता पर जवाब भी दिया। कहा विपक्ष में मतभेद जरूर है लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगी। बीजेपी के आरोपों पर गैर कांग्रेसी दलों ने भी जवाब दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उनकी पार्टी ने सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ भाषण दिया। इधर पीडीपी ने कहा कि उन्हें बीजेपी से देशभक्त और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर विवाद में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को एसपी अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी इनाम दिया है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद का पार्टी में कद काफी बड़ा कर दिया है। स्वामी को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके बाद बीजेपी ने किस तरीके से अटैक किया वो भी आपको बता दें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की जगह समाजवादी पार्टी में ओहदा बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा है। केशव प्रसाद ने एसपी को हिंदू विरोधी तक करार दे दिया है। कहा एसपी ने स्वामी को महासचिव बनाकर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ऐसा भी कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आपको बताते हैं कि समीकरण क्या है। दरअसल अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाकर बड़ा पॉलिटिकल कार्ड खेला है। स्वामी प्रसाद मौर्य अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इसके जरिए अखिलेश यादव ने कास्ट को बिहार के भागलपुर से पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर आया, जहां सिनेमा हॉल में दोनों दोस्तों ने मूवी पठान देखी। आपने बंदरों को इंसानों जैसी हरकतें करते कई बार देखा होगा, लेकिन हाल ही में वायरल हुए वीडियो में बंदर ने जो किया उससे लोग वाकई हैरान है। वायरल वीडियो में एक बंदर घर की छत पर पतंग उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बंदर जिस तरह से पतंग उड़ा रहा है उसे देखकर लग रहा है कि जैसे वो पतंगबाजी करने में काफी माहिर हो। पतंगबाज बंदर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। तो वहीं वायरल हो रही एक वीडियो में 2 विदेशी महिलाओं को पेट्रोल पंप पर टेस्ला कार में देखा जा रहा है, जो कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल भराने पहुंची थी और इसे देखकर वहां एक अन्य कार सवार उन्हें नोटिस कर लेता है और उनका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक और वायरल वीडियो की खबर हम आपको बताते हैं। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग जो है तरह तरह की चीजें करते हैं। ऐसे में कोटा का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जहां कोटा के इटावा कस्बे में एक शादी बेहद चर्चा का विषय बन गई है। यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे को देखने के लिए गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। बात मौसम की करते हैं। कुदरत के असीम तोहफे से देवभूमि गुलजार है। आसमान से इतनी बर्फबारी हुई कि बद्रीनाथ की वादियां बर्फ से ढक चुकी हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पेड़ पौधे और मकान बर्फ में दफन हो चुके हैं। मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ ही है। शीतलहर का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज लव जिहाद और हेट स्पीच मामले में अहम सुनवाई है। देश के कई राज्यों में लव जिहाद पर कानून बने।
तो सर्वोच्च अदालत में इसको चुनौती दी गई है। तो नफरती बयानबाजी को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जज आज सुनवाई करेंगे। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामले पर लगाम कसने के लिए कई राज्यों ने इस पर कानून बनाए हैं। जिन राज्यों में ये कानून बने हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल। अब महाराष्ट्र में भी ये कानून लाने की तैयारी जो है चल रही है। और चलिए अब इसके कानूनी पहलू को आपको बताते हैं। लव जिहाद कानून के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि ये खास धर्म को निशाना बनाने के लिए है। ये कानून जो बनाया गया है वो कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए, जो कि संविधान के खिलाफ है और इसे खत्म करने की जरूरत याचिका में बताई गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जिन जिन राज्यों में लव जिहाद पर कानून बने हैं पहले वे इन कानूनों की वैधता को परखेंगे, उसके बाद ही लव जिहाद कानून पर कोई फैसला देंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर राज्य और सियासी पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई जो है वो धर्म से जुड़ी होने वाली है। देश में गलत तरीके से हो रहे धर्म परिवर्तन पर यह सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जाहिर की थी और जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर भी बताया था। बात अगली खबर की करते हैं। मुगल गार्डन का नाम जब से अमृत उद्यान हुआ है तब से इस पर सियासी रंग चढ़ चुका है। विपक्ष ने सरकार की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, जबकि उन्हीं पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एसटी हसन ने कहा कि मुगल गार्डन तो अंग्रेजों ने बनवाया था, लेकिन मुगल नाम सुनकर मोदी सरकार ने इसका नया नामकरण कर दिया है। तो विपक्ष के नेता एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं और कई आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस विरोध को बीजेपी ने विपक्ष की गुलामी और मुगलई मानसिकता बताकर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक के लिए विपक्ष के नेता बयानबाजी करते रहते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूदा मुगल गार्डन जो अब अमृत उद्यान हो गया है, कल से इसी नाम से आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है और अमृत उद्यान किया गया है। और चलिए इसकी खासियतें आपको बताते हैं। अमृत उद्यान कल से दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। यहाँ लोग ट्यूलिप और गुलाब के कई किस्मों के फूलों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश और मुगल दोनों के उद्यानों की झलक मिलती है, जो बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक नजर आता है। 15 एकड़ में फैले इस उद्यान को देखने के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होता। और अब बात हम ऑस्ट्रेलिया की करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तानियों ने एक बार फिर से भारतीयों को निशाना बनाया है। खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का भी अपमान किया है। खालिस्तानियों ने झंडे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया। खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ मेलबर्न में तिरंगे के साथ भारतीय मूल के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहीं ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित विवादित डॉक्यूमेंट्री के विरोध में लंदन में बीबीसी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में बीबीसी स्टूडियो चलो नाम से प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शन इंडियन डायस्पोरा यूके, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल यूके, इनसाइट यूके और हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन जैसे संगठनों ने मिलकर एक साथ किया है। बात पाकिस्तान की, जहां झील में एक नाव पलटने से एक ही मदरसे के कम से कम 10 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मदरसे में पढ़ते थे। नाव पर करीब 25 यात्री सवार थे। 6 को बचा लिया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृत छात्रों की उम्र 11 से 13 साल के बीच बताई जा रही है। ये सभी बच्चे टांडा डैम में झील पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। और अब बात पेरू की करेंगे। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष ने हिंसक रूप ले लिया है। पेरू की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस की गोली दागे गए हैं। प्रदर्शनों में अब तक 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। भारी संख्या में सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी 1990 के दशक में अल्बर्टो फुजिमोरी के समय के बाजार के अनुकूल संविधान को बदलने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। स्पेन में लोगों को बर्फबारी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से कई इलाकों में जिंदगी मुश्किल में आ गई है। पहाड़ी इलाकों में खासकर सड़कों को बंद किया गया है और उसे खोलने के कवायद जो है वो की जा रही है। स्पेन के कई इलाकों में 600 मीटर से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। हालांकि बड़ी संख्या में पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। संसद का कल से अहम बजट सत्र शुरू होने जा रहा है।
सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो दोपहर 12 बजे संसद भवन में होगी। सदन का काम ठीक से चले, इसको लेकर सरकार मीटिंग में विपक्ष के सभी दलों से सहयोग की अपील करेगी। इसके अलावा विपक्ष को इस सत्र में पेश होने वाले विधेयक की जानकारी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति मोदी सरकार के कामों की उपलब्धियां भी रखेंगे और सरकार के आगे की नीतियों की जानकारी देंगे। कल ही सदन में आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। अगले साल लोकसभा का चुनाव है। मोदी सरकार का ये पूर्णकालिक आखिरी बजट है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। मिडिल क्लास, किसान समेत कई सेक्टर्स को इस बजट से काफी उम्मीद भी है। अगले साल सरकार सिर्फ खर्चा चलाने के लिए लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। अब समझिए कि इस सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है। संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। पिछला सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था और इस बार भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल काफी हमलावर हैं। चीन, महंगाई, बेरोजगारी और किसान समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में तैयारी कर रहा है। इधर सरकार ने भी हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठक में अपने मंत्रियों को क्लियर संदेश दिया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पीएम ने सभी मंत्रियों को साफ कह दिया है कि उनके पास सभी का रिपोर्ट कार्ड है। किस मंत्री ने क्या क्या काम किया है उन्हें सब पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को बड़ी हिदायत भी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सरकार के काम और अपने मंत्रालयों की उपलब्धि को घर घर तक पहुंचाने की नसीहत दी है। इसके लिए मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह भी दी गई है। मोदी सरकार के इस साल के पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी योजनाओं और फैसलों का प्रेजेंटेशन दिया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने साल 2014 से लेकर अभी तक के सरकार के कामकाजों की जानकारी दी है। सोशल मीडिया के जरिए इसका कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर सूचना प्रसारण सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया था। अगले महीने पूर्वोत्तर राज्य यानी कि त्रिपुरा और अगरतला में विधानसभा का चुनाव है और इसी साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के लिए वोट पड़ेंगे और अगले साल तो लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार की नीतियों से ये जनता रूबरू रहे, इसको लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में है।